बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद रजा रांझा न्यूयॉर्क से सियासी दरबार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जे सालिक साहब, जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं और वर्ल्ड मिनॉरिटी अलायंस के सरबराह भी। तो हम इनसे पाकिस्तान की सियासत के बारे में और मिनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में होने वाले सलूक के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं जे सालिक साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जे सालिक साहब, आप पाकिस्तान में वजारत पर भी बर्जमान रहे और बिल वास्ता इलेक्शन में आप हर वक्त मिनॉरिटी के हकूक की नुमाइंदगी करते हुए असेंबली तक पहुंच जाते थे। वो कौन सी वजूहात है कि मखसूस नशिस्तों ने आपका असेंबली में रास्ता रोक दिया? ये बदनसीबी है, मेरा ही रास्ता नहीं रोका, बल्कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान सन 1947 के से लेकर हमारी जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट नहीं हो सकी। बदनसीबी ये रही है कि कुछ चेहरे, कुछ मोरे जो है वो डेमोक्रेसी को अपनी अपनी यानी घर की लौंडिया समझकर चलाते रहे। हमारी बदनसीबी ये है कि 1935 के एक्ट के बाद पहली जो असेंबली थी, यानी उसका जो दस्तूर साज जो था, यानी 56 में हमारा दस्तूर ही 56 में बना। अब बताएं कि 47 में हमने आजाद किया और उस वक्त हमारे पास दस्तूर ना होने की वजह से हमारी जो असेंबली में पहला जो दस्तूर यानी मतलब पहला बना 56 में, उसको तोड़ दिया गया 62 में मार्शल आ गई और उसके बाद 62 के बाद यानी जो हमें 73 का आइन मिला वो भी मुत्तफिका नहीं है। तो जमहूरियत के लिए, क्योंकि जमहूरियत के लिए डेमोक्रेटिक लोगों को यकीन और इत्मीनान होना चाहिए जमहूरियत पर। हमारे यहाँ जमहूरियत पसंद लोग, आपका ख्याल ये है कि ये मखसूस नशिस्तें हैं मिनॉरिटी की, ये जमहूरियत की मुनाफी है? ये जमहूरियत की मुनाफी नहीं, ये सिलेक्शन से आई हुई है। इस वक्त जो असेंबली है ये खुद भी गैर कानूनी और गैर आईनी असेंबली है। 226 कानूनी है? ऐसे पुराने पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से आपकी इसकी गैर कानूनी हैसियत को किस तरह चैलेंज करते हैं? हमने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया हुआ है 2015 में 5 अगस्त का फैसला आया हुआ फुल बेंच का, जिसमें 17 जजों ने फैसला दिया है। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे जजों ने फैसला दे के भी सुप्रीम कोर्ट के खुद वो वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये निगरान वजीर आजम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद ही कानून के ऊपर फैसला, आप निकाले मेरा फैसला 5 अगस्त 2015, उसमें आर्मी के कोर्स और मेरा जे सालिक की मैंने इसको यानी 18वीं तरमीम को चैलेंज किया था। और ये मुशर्रफ का जो ऑर्डिनेंस था, ये मुशर्रफ साहब का ऑर्डिनेंस आया था और उस ऑर्डिनेंस को 90 दिन के अंदर अंदर असेंबली में पेश करना होता है। इन्होंने 5 साल तक उस ऑर्डिनेंस को यानी पेश नहीं किया। फिर पीपल्स पार्टी ने उन्होंने उसे कानूनी शक्ल दी थी जनरल परवेज मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये जो आज की असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर लोग बराजमान हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से हैं? और गैर कानूनी 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के हैं, जिसमें 60 खवातीन के और 10 अकलियतों की। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपको मखसूस नशिस्तों के आने के बाद पार्टियों ने कबूल नहीं किया या आपने उन पार्टियों की तर्जमानी पार्टियों को, ये पार्टियां जो पार्टी है ये नॉन डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं। ये जो सिलेक्शन को पसंद करती है वो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकती है? ये सारी यदि कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं कि जो मार्शल लॉ की गोद में परवान चढ़ी है। कुछ पार्टियां जो है वो मार्शल लॉ के साथ समझौता करके आई हैं। कुछ पार्टियां यानी कुछ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, कुछ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं।
कुछ यानी कुछ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों के बच्चे आए हैं, यानी चौथा बच्चा जो है वो आपको पता ही है कि कौन था, जनरल जिलानी किसको लेकर गया था जियाउल के पास चौथा बेटा बनाने के लिए। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप का एक रूप नहीं कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। कभी आप अपने आप को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, कभी आप अपने आप ये बोरी जैसा लिबास जेब तन कर लेते हैं, कभी आप अपने बालों में खाक, एक आपके अनोखे ये सारे जो है प्रोटेस्ट जो है अनोखे अनोखे दुनिया में मशहूर है। तो आप जो प्रोटेस्ट किए गए हैं, ये जो खाक वाला प्रोटेस्ट है, ये मेरा प्रोटेस्ट नहीं है, ये हजरत यूनुस नबी के दौर में, यानी उस वक्त के बादशाह ने भी अपने पहरान चाक किया, टाट ओढ़ा, सर में राख डाली और रोजा रख के खुदा से गिड़गिड़ाकर यानी अपना तौबा किया। ये इत्तेजाज जो है ये खुदा को मनाने के लिए लोग करते हैं। और रहा पिंजरे वाला इत्तेजाज, वो अमेरिका के खिलाफ था कि हम बेबस है। जब अफगानिस्तान पर और इराक पर हमला करने लगे, हमने कहा ये जुल्म है कि मासूम बच्चों पर हमला करेंगे। तो आज इराक का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। अफगानिस्तान का भी अभी तक अमन क्या नहीं हो सका। आपका जो पिंजरे वाला एहतजाज था वो इराक पर जुल्म सितम के खिलाफ था और आप बेबसी का इजहार था, पिंजरे में बंद होना बेबसी थी। आपका जो सर में खाक डालने वाला एहतजाज था उसका क्या मतलब था जी? वो सर में राख डालना जो है ये उस वक्त के यानी हजरत यूनुस नबी के इस्लाम के दौर में जब कौम पर गंदक और आग बरसती थी, उस वक्त के यानी कौम पूरी ने सर में राख डाली, टाट ओढ़े और रोजे रखे और बादशाह ने भी पहरान चाक किया। ठीक है, ठीक है, वो अजाब टल गया। आज भी मैंने टाट पहना हुआ है। बाज मसीह लीडर पाकिस्तान में जो इस वक्त असेंबलियों में हैं, वो ये कहते हैं कि जय सालिक जो है, इनका मसीह जो पब्लिक है, जो मिनॉरिटीज है, उनमें कोई मकबूलियत नहीं है, उनमें कोई किरदार नहीं है। कि आज भी मिनॉरिटीज आपके साथ उतना ही प्यार करती है जितना पहले। जो आदमी लाहौर से 2 दफा कौंसलर मुंतखब हो, मार्शल लॉ में 7 दफा जेल काटे और यानी मार्शल लॉ के दौर में हथकड़ियां उल्टी लगवा के यानी आर्मी के कोर्टों में पेश हो और वो रिजाइन करे, जो 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बने, जो सिंध से टॉप करे, पंजाब से टॉप करे, बलूचिस्तान से टॉप करे, सरहद से टॉप करे, वफाक से टॉप करे और किसी पार्टी की गलती से भी 4 आने की मेंबरशिप ना ले। और आज भी वो ये कहता है कि इलेक्शन कराओ, यानी उसका यानी 13 साल में सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, लेकिन ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। ये मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को नीचे लगा के रखना चाहती, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर वो चौधरी, शायद रांझा साहब आप तो जानते हैं कि इनके अंदर यानी जगीरदार है, वडेरे हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लिहाजा वो यानी वो राइट नहीं देना चाहते। मैं उनके खिलाफ यानी ऐलाने जंग किया हुआ है। एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके हक में फैसला दे दिया तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं मुमकिन हो सकी? आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सब पर इम्प्लीमेंट होता है? यानी उर्दू को सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू का फैसला दिया कि उर्दू जुबान कौमी जुबान राइज की जाए, ये इस पर इम्प्लीमेंट हो गया? नहीं। 8 सितंबर को फैसले की डेट आ गई है उर्दू की। जी। तो यानी आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के यानी जो फैसले उस पर अमल करते हैं? मेरा फैसला जो है हुआ है, यानी मैं 5 अगस्त को निकाल लें, 5 अगस्त 2015 का 13 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं। ठीक है। तो आप पाकिस्तान, आज जो मिनॉरिटीज पाकिस्तान में हैं, क्या आप उनके हकूक से मुतमिन हैं और क्या आप समझते हैं कि माइनॉरिटी के हकूक क्या है कि वो माइनॉरिटी को तो वजूद को ही नहीं मानते। ये जो सारे जितने अब ये सियासतदान है, ये बेसिकली एक टोला है, माफिया है। वो कोई यानी कोई उसमें है, कोई उसमें है। ये घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी उस पग में, कभी उसमें, कभी वो नून में है, कहीं वो पीपल पार्टी में है,
कई वो तरीके, वो सारे वही लोग हैं। अच्छा, आप भी जानते हैं। आप नहीं, आप मंडी भावल सिंह से है ना। मेरा सवाल आपसे जरा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में एक मिनॉरिटीज के जो हकूक हैं उनके बारे में आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि मिनॉरिटी के हकूक, जिस तरह हम इस मुल्क में अमेरिका में रहते हैं, हम इधर मिनॉरिटीज में हैं, और हमारे जो हकूक हैं, क्या पाकिस्तान में इस तरह के हकूक मिनॉरिटीज को अवेलेबल है या नहीं, तो क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं है कि इन्होंने यानी जो नजरिया पाकिस्तान, उसकी अभी डेफिनेशन ही नहीं दे सके। नजरिया पाकिस्तान को बताएं क्या, यानी यानी पहले यह था 1973 के आइन में कि कोई चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो माइनॉरिटी का नहीं बन सकता था। फिर अभी जो 18वीं तरमीम की है, जिसकी पीपल्स पार्टी मुहर्रक है, बड़ी क्रेडिट लेती है 18वीं तरमीम 1973 का आइन भी पीपल्स पार्टी का आइन है। उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, अब प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बन सकता, ये 18वीं तरमीम में। तो ये इक्वल राइट है। आप एक पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आप ये बताएं कि 18वीं तरमीम का सूबों को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए माइनॉरिटी के, पहली तो यह कि वजारत जो खत्म की गई है, ये फरमान यानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान की नफी की 18वीं तरमीम ने, क्योंकि कायद ने कहा था कि अक़लीत पाकिस्तान की मुकद्दस अमानत है। अब ये पाकिस्तान की वजारत जो खत्म होगी, अक़लीती वजारत खत्म कर दी है, इसका मतलब ये सूबों की अमानत है। कायदे के अफकार की नफी कर दी है, क्योंकि कायदे ने कहा था कि अक़लीत पाकिस्तान की मुकद्दस अमानत के साथ बराबर के शहरी। आज हमें बराबर के शहरी है। ये पीपल्स पार्टी ने जो कोटा दिया है, क्या कभी यानी कोटे होते हैं आपके अमेरिका में कोटा है? ये कोटा सिस्टम जो है ये नफी करते हैं बराबर हकूक की। नहीं, अमेरिका के आइन के मुताबिक तो हर शख्स को मजहबी और सियासी आजादी बराबर के राइट है, लेकिन पाकिस्तान में बराबर का राइट नहीं है। अच्छा, तो आपको अगर ये राइट दे दिया जाए कि आप जहां से चाहें, जिस तरह चाहें इलेक्शन लड़ें, यानी कि आम सीटों पर भी, या मिनॉरिटी के स्पेशल सीटें या स्पेशल इलेक्शन ना हो, तो आपका ये मुशर्रफ साहब, एक बात को हम क्रेडिट देते हैं कि ये पहले ज़ियाउल हक ने किया था सेपरेट इलेक्शन, लेकिन मुशर्रफ साहब ने सेपरेट इलेक्शन को खत्म करके जॉइंट इलेक्शन किया, लेकिन रिजर्व सीटों पर इलेक्शन खत्म किया। ये हमारा जो इलेक्शन है, ये हमारी सीटों पर इलेक्शन डेमोक्रेटिक हमारे लिए नहीं करें, 226 आर्टिकल की वायलेशन को रोकने के लिए करें, तरीका इंतखाब। अच्छा, जो आपके मसीह या वो जो मिनॉरिटीज के उधर मसीह, सिख, जो हिंदूज हैं, वो आज भी उन सियासी पार्टियों में वजारतें भी एंजॉय कर रहे हैं, मेंबरशिप भी एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो बड़े खुश नजर आते हैं। आप इतने उनके वो बेचारे सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपको पता है जब जॉब किसी को मिलता है तो वो बड़ी एंजॉय करते हैं। आपको पता है ये हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कितना एंजॉय किया है। यानी किसी ने 15 साल हुकूमत की है, किसी ने 5 साल की। आज कराची का हाल देख लिया, एंजॉय करने वाले सियासतदानों का हाल देख लिया, पूरी कौम बर्बाद कर दी है। कल मैं इश्तिहार देख रहा था, पीपल्स पार्टी वालों ने एक इश्तिहार दिया था, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये है कि सेंट्री वर्कर जो है मसीह होने जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टियों को अकल नहीं आई, इनसे दौलत इतनी लूट ली है, इनसे छीन ले, इनकलाब आ जाएगा। ये खूनी इनकलाब आना है, आना ही पड़ेगा। ये चोरों से, लुटेरों से, डाकुओं से पाकिस्तान का खास बंदा कब्जा छुड़ाना पड़ेगा। उठेंगे उठेंगे, ईमानदार लोग उठेंगे, जिन्होंने लाखों चाहते थी। जय सालिक साहब, मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में हर जगह कब्जा माफिया मौजूद है, यानी कि सियासी कब्जा माफिया। नस्ल दर नस्ल MPA MNA मुंतखब होने वाले और मुंतखब करवाने वाले लोग आखिरकार इस बात पर क्यों मजबूर हैं कि यही लोग मुल्क की किस्मत बदलेंगे? ये लाने वाले जो प्लानर हैं, पीछे प्लानर, ये प्लानरों को सोचना होगा कौन लाया है।
लाने वाले कौन है? सोचे। ये कौन से प्लानर है? ये एस्टैब्लिशमेंट किसे कहते हैं? कौन है एस्टैब्लिशमेंट? सीधी बात है, कौन लाता है? यानी कौन लेकर आया भुट्टो साहब को? कौन लेकर आया बेनजीर को? नवाज शरीफ साहब को कौन लेकर आया? इमरान खान को कौन लेकर? पब्लिक लेकर आई। हमें तो जाहिर वोटों का हमें तो जाहिर नजर यही आता है, हमें तो जाहिरी नजर यही आता है कि इलेक्शन होते हैं, अवाम वोट डालते हैं। नहीं 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 नहीं, झूठ है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। क्योंकि मैं पूरे मुल्क से 33,000 पोलिंग स्टेशनों से इलेक्शन लड़के आया हूं, सारा फ्रॉड है। ये जो आपने किया था ना 98 वाला, ये मलक मराज खालिद जो था, जिसमें फारूक लगाड़ी साहब ने, क्या आप भी फ्रॉड ही से इलेक्शन जीते थे? मैंने तो असेंबली में कहा था कि जनाब स्पीकर मैं असेंबली में आ गया हूं, लेकिन मेरे वोटों की गिनती नहीं है, सारा फ्रॉड है, मैं हलफ उठा रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं तो कहता रहा हूं ये सारा फ्रॉड है। यानी ये मेरे पास मलक मराज खालिद आया, उसके साथ सेक्रेटरी जनरल यानी अपना उनका जो था वो डॉक्टर गुलाम हुसैन आया, मेरे पास वीडियो है, मौजूद है। मुझे कहने लगा बलिया अथे हलफ चुकला। मैं क्या जी, मैं वजीर कहता वजीर बन जा। मैं क्या जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, निगरान में मैं नहीं आ सकता, मैं इतना कमीना नहीं जितना तुम समझ रहे हो। कहने लगा बलिया इलेक्शन अभी कराना। उसने वो चुरलू फेरा। ये 98 वाली असेंबली जो नवाज शरीफ को लेकर आए थे ना, बिल्कुल जाली आया था नवाज शरीफ, बिल्कुल जाली आया था। उन्होंने बेनजीर को उतार के यानी नवाज शरीफ के साथ उसको लेकर सारा चुरलू। ये एस्टैब्लिशमेंट सोचे, ये हमारी एजेंसियां सोचे। आज जो इमरान खान साहब वजीर आजम बने हैं, तो इनके बारे में आपका ख्याल है? नवाज शरीफ तो 3 बार वजीर आजम बने हैं, वो 3 बार ही 3 बार वजीर आजम बने, अब फिर बन जाएंगे। जो लाने वाले वो जिसको मर्जी ले आए। अच्छा, यानी आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन से मैं इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने 88 में इलेक्शन लड़ा है। 19 माह हाई कोर्ट में जाने के बाद आधे घंटे के लिए असेंबली में हलफ उठाया। 19 माह सुप्रीम को अपना ट्रिब्यूनल में लड़ता रहा, और उसके बाद फिर मैं दूसरी दफा इलेक्शन फिर जीता हूं। मैंने कहा कि जनाब मेरी अकाउंटिंग नहीं हुई, उन्होंने दोबारा अकाउंटिंग करवाई। उस वक्त तक यानी 1.5 साल गुजर गया हुआ था। इतना फ्रॉड, टोटल फ्रॉड है। ये इलेक्शन कमीशन जो है इसकी सजा सख्त की जाए। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये फ्रॉड के साथ जनरल असेंबली नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपकी तवज्जो एक दूसरी तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। मुझे वो जमाना याद है कि जे सालिक ने एक वैन ली हुई थी, न्यूयॉर्क में स्ट्राइक कर रहा था, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ एहतजाज थी। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी हुई। तो आप मुसलमानों को यहाँ मिनॉरिटी समझकर यहाँ भी मुसलमानों का साथ दे रहे थे। क्या वाकई आपको इस्लाम से, मुसलमानों से, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है? हमें अमन और मोहब्बत से रहने की बहुत ज्यादा हमारे दिल में एक तड़प है कि हम यानी लोगों के हकूक का ख्याल रखें, ताकि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम भी उनके साथ करो। जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। लिहाजा अगर हम पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हकूक की बात करते हैं, तो हम अमेरिका में मुसलमानों के हकूक की बात करते। यहाँ पर किसी को इजाजत नहीं कि वो किसी के नबी को, यानी यहाँ पर उसके खिलाफ जो फिल्म बनी थी, तो मैं याददाश्त देने के लिए यूनाइटेड नेशन में आया था, तो मैंने याददाश्त दी थी। और वहां पर यानी मैं समझता हूँ कि मैंने 2 माह प्रोटेस्ट किया था आरवी वैल पर लेकर मैनहट्टन में, यानी यूनाइटेड नेशन के मैंने 101 चक्कर लगाए थे। ठीक है, तो जे सालिक साहब, मैं वापस आपको उसी तरफ लेके जाऊंगा जहां से आपने पहले बात छोड़ी थी कि नवाज शरीफ साहब जो 88 में
उनका इंतखाब था वो एक गैर जमहूरी इंतखाब था। क्या आपको पीपल्स पार्टी से मोहब्बत थी या उसके अलायंस थे, इस सिलसिले में बात कर रहे हैं या ये नहीं बात? नहीं, हमारा पीपल्स पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। मैं किसी किसी पार्टी की 4 आने की गलती से मेंबरशिप नहीं ली, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक फर्क ये था कि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी। वो जेलें काटने के लिए उन्होंने 20,000 कोड़े खाए, लेकिन नवाज शरीफ जो था वो जियाउल हक की गोद में चौथा बेटा बन के उसकी गोद में परवान चढ़ा। जनरल जलानी ने उसे परवान चढ़ाया। वो गैर जमाती 1985 में गैर जमाती इंतखाब में हिस्सा लिया। गैर जमाती से मुराद ये होता है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा अकल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बेबहरा हूं, अंधा हूं, लूला हूं, लंगड़ा हूं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये एडमिट किया है नवाज शरीफ ने। पता नहीं ये लोग जो है ये अपने मुल्क को बर्बाद करवा देंगे, पार्टीबाजी में बर्बाद करवा रहे हैं। ये पार्टीबाजी को छोड़े। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए करता हूं कि मेरा पाकिस्तान है। हमने लाखों शहादतें दी, माँ की अजमतें लुटी, बच्चों को नेजों पर डाला गया, भाइयों की गर्दें गई और पाकिस्तान बनाया। आज सियासतदानों के घर देखे, सियासतदानों का खाना पीना देखे, सियासतदानों का रहना देखे, सियासतदानों की कोठियां देखे, चाहे बिलावल हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, इन सब को देखे। गांधी को हम मानते हैं या नहीं मानते? गांधी ने लंगोटा पहन लिया था। मौजे तुमको माने या ना माने, 40 साल खारों में रहा। यानी आप लैलन को माने या ना माने, आप लैलन की हिस्ट्री पढ़े। यानी कायदे तुमने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान को दे दी। ये जो हमारे लीडर है, ये लीडर है, लीडर एडी एडी तोड़ा इन्होंने बच्चा नहीं है, एडी एडी कितों पैसे आए ने? ये सारा हमारी चमड़ियां उतारी हुई है। मेरे पास एक इंच जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असला लैसा नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल ये पैदा होता है कि अवाम को इन बातों से कैसे छुटकारा हासिल करना होगा और अकल के नाखून ले रोन करेंगे। ये रो रहे हैं, कराची रो रहे हैं, दवा वोट हो और दवा वोट, पीटीआई पीटीआई सीटीआई लीटीआई, ये घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी उस पग में कभी उस पग। कैसे नवाबों की तरह। मेरा सवाल मुकम्मल होने दें। ये बातें तो रेडी वाले से लेकर दफ्तर में और सेक्रेटरीट में बैठे सेक्रेटरी तक ये बात करते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसका हल कैसे मुमकिन है? मिसाल के तौर पे अभी इमरान खान एक उम्मीद थी, एक उम्मीद समझकर लोगों ने उन्हें वोट दिया, और मैं जाती तौर पर भी ये समझता हूं कि इमरान ने जिस तरह नवाज शरीफ और बिलावल को एक तीसरी कुव्वत बनकर उनका मुकाबला किया और हुकूमत हासिल की, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना आसान काम नहीं है। आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और आपको सब बातों का इल्म है। क्या आप ये समझते हैं कि अवाम को आप ये समझाएं कि अवाम को क्या करना चाहिए, या जिस तरह आप एस्टेब्लिशमेंट को उसके मुताल्लिक खुलकर बताएं कि उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? वो उनको पता लग गया है, पता लग गया। उन्होंने लाने वाले भी देख रहे हैं, जिनको लाए उनको भी देख रहे हैं, इस वक्त इसको भी देख रहे हैं, उसके बाद यानी सबको देख रहे हैं, देख तो रहे हैं। अब यौम दफा का मौका है, तो मैं समझता हूं कि हमें खाली सरहदों की दफा के साथ साथ हर चीज की दफा की जरूरत है। हमें हमारे हमारे यानी 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 दफा के साथ साथ हमें अपने अंदर एक ऐसा पैदा करना चाहिए करिश्मा, कि जिससे हम पॉलिटिशियन, जो गलत पॉलिटिशियन है, सही पॉलिटिशियन जो है, जनरल पॉलिटिशियन आए कहां है पाकिस्तान में, कहां आए बताएं? अच्छा, मार्शल रही है, जियाउल हक रहा 10-11 साल, मुशर्रफ रहा 11 साल, भुट्टो यानी जियाउल हक, अयूब खान है 33 साल 35 साल तो रही मार्शल आए। तो मार्शल लॉ के जो बच्चे थे, जो उनकी यानी उनके जो ब्यूरोक्रेट थे, वो परवान चढ़े हैं। तो ये सारा निजाम तो उन्हीं का बिगाड़ा हुआ। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो जियाउल हक ने पहुंचाया। ये जो रिश्वत खोरी और ये जो माफिया आया ना, माफिया, ये सारा नवाज शरीफ माफिया, ये ये सारा जियाउल हक के बच्चों का है। अच्छा, आप मिनॉरिटीज के हकूक की बात करते हैं, आप कोई ऐसा काम बताएंगे
कि जिससे मिनॉरिटीज को फायदा हो, या कोई ऐसा मिशन बताएं कि मिनॉरिटी आपके मिशन के पीछे लग जाए? माइनॉरिटी बस ये है कि माइनॉरिटी इस वक्त ये है कि जनरल लोगों को पहचानो और ये ब्रदरिज्म छोड़ें, नेशनलिज्म की तरफ आए। हमारे मुल्क में नेशनलिज्म का फुकदान है। वहां पर हमारे अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तानी नेशनल सेंटर मौजूद कोई नहीं है। हम सड़कें बना ले, हम सी पैक ले लें, अगर हम नेशन नहीं बन, तो ये सारे पॉलिटिशियन नेशन नहीं बनाना चाह रहे। चाहे इमरान खान भी है, वो भी नेशन नहीं बना सकता। यानी नेशन बनाने के लिए यानी बकायदा एक थीसिस होती है, एक थ्योरी होती है। मेरे अंदर एक नेशनलिज्म पैदा हो गया हुआ है, इसीलिए मैं चोर नहीं हूं, इसीलिए मैं लुटेरा नहीं हूं। नेशनलिज्म को डेवलप करें। पाकिस्तान जो थे बना था उसको हकीकत में बताएं कि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जे सालिक भी नवाज शरीफ की तरह, जरदारी साहब की तरह अपने बच्चों को अमेरिका लेके आ गए, और उनकी बच्चे भी तो अमेरिका में ही पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरा बच्चा जो 48 साल का, अभी 49 का हुआ है, वो जब यानी वहीं पर उसने उर्दू साइंस कॉलेज में, जब मैं वजीर था, उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ा है कराची में। ये वही किया, वही लॉ किया था नाइम बुखारी के कॉलेज में। और वो शादीशुदा थे, एक बेटा है, वो शादीशुदा था। वो शादीशुदा होने के बाद उसका जमहूरी तरीके से वो 96 के बाद आया है, 96 के बाद आया। वो अपने मियाँ बीवी दोनों आए अपने कामकाज के लिए। तो मैं आया हूँ, मेरी किताब यहाँ अमेरिका में छपी है। मैंने यहाँ पर पीस जर्नी टीवी जो है वो यहाँ पर वाशिंगटन में खोला। मैंने ऑफिस लिया, 2 साल के बाद मुझे ऑफिस मिला ये लारा में। तो मैं वहां पर आके अपनी किताब का इफ्तिताह करना है, और अपना पीस एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी बनाई है। उससे मैं पैसे जो है वो अपनी किताब बेच के पैसे इकट्ठे करके मैंने अपनी जमहूरियत के लिए वहां पैसे लड़ना है, क्योंकि मैं रिश्वत नहीं ली, बेईमानी नहीं की। तो लिहाजा मैं अपने हक और सच के लिए वहां लड़ना है। और हमने अपने मुल्क पाकिस्तान के शहीदों की याद में हमने अपनी जान का नजराना देना है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, यानी कि ये किताब कब लॉन्च हो रही है? ये बस अनकरीब, इसका नाम है पीस जर्नी, जूलियस सालिक डेयरिंग डेस्ट्रॉय पाकिस्तान। अमेज़न पर अगर आप डालें तो आ जाएगी। अच्छा। तो इस किताब में आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री या अपनी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं, बल्कि जितनी मेरी जद्दोजहद है हजाब पर, खाकों पर, मीनारों पर, कश्मीर पर, फलस्तीन के लिए, युगांडा के लिए, बर्मा के लिए, दुनिया की माइनॉरिटी के राइट्स के लिए सारी स्ट्रगल जो है ये कंपाइल हुई है। आजकल पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब में खसूसन बल्दियाती इलेक्शन का डंका बजने वाला है। तो क्या आप समझते हैं कि ये आने वाले बल्दियाती इलेक्शन भी उसी तरह ही झुरलू इलेक्शन होंगे? अगर तो अगर ये इंसान बन जाए, और जो हो गया मुल्क के साथ, ये जो कराची की हालत के बाद, इन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर अब भी ये इलेक्शन में फ्रॉड ही करते हैं, तो मैं यानी ये कह सकता हूं कि इन पर खुदा का अजाब, इनकी खानदानों पर जो इसमें करप्शन करेगा यानी अजाब अपने ऊपर लेगा। अच्छा, तो कराची में MQM 1985 से लेके तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रही। वो कौन सी वजूहात हैं कि MQM से कराची, यानी पीपल्स पार्टी और MQM, मैं दोनों जमातों को कहूंगा, इनसे कराची ठीक नहीं हो सका, बल्कि कराची के मसाइल में इजाफा हुआ। तो कौन से मुजरम है और कौन सी वजूहात हैं? देखिए वो यानी MQM तो एक हिस्सा रहे हैं। MQM के पास तो हुकूमत नहीं रही, ना उनके पास कोई वजीर आला रहा है। वो तो एक हिस्सा रहे। जैसे मैं एक वजीर था, लेकिन मैं एक हिस्सा था, मैं कोलिशन में गया था। तो इत्तेहादी जो है वो मैं 5 दफा रिजाइन किया था। वो एक अलग बात है कि मतलब उस वक्त मोहतरमा बेनजीर हाथ जोड़ा करती, खुदा के लिए रिजाइन की बात ना किया करें। बात ये कि इसी तरह MQM वालों ने कोशिश की, लेकिन आप अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, यानी जो प्लानर है
वो इस मुल्क में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करे, यानी आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंतखाब करवाएं, उसमें सारी पार्टियां जस्ट होंगी और उसको पार्टी को जो हमारे साथ फ्रॉड किया ना ये वाला, ये इसमें सीटों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई पार्टी 1 करोड़ वोट ले जाती उतनी उसकी हिस्सा दे दे, जो 40 लाख लेते उनको हिस्सा दे दे कोई, यानी मैं भी पार्टी बनाऊंगा, मुझे यानी अगर मैं 20 लाख वोट ले जाता हूँ पाकिस्तान मेरा ही, यानी मुझे तो सारी पार्टियां जस्ट हो जाएगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ सोचे। ये जो आपने पार्टी ये रखी है ना ये तरीकाकार, इससे बरादरीज़म डेवलप हो रहा है। आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया, बाहसीयत सियासतदान, आपने उन्हें कैसा पाया? वो बेबस पाया, बड़ा बेबस पाया। वो कहती होती थी मैं क्या करूं, यानी मेरा ही अपना मुंतखब मेरी पार्टी का बंदा आके मुझे कह रहा है कि बीबी मुझे शुगर का लाइसेंस दो, शुगर इंडस्ट्री का। और फिर मैंने कहा कि जी मैं ये आंखें देखी तो उसकी आंखों का थ्योरी देखी तो मैंने उसे लाइसेंस दिया। फिर आया कहने लगा मुझे पार्टनर दो, मैंने उसे पार्टनर दिया। फिर कहने लगा बीबी आप ही के पास तो आना है। फिर कहते मुझे बैंक से कर्जा, तो बीबी कहती बताएं मैं कैसे हुकूमत चलाऊं। ठीक है, यानी कि ये जो अरकान असेंबली हैं ये लीडर ऑफ हाउस रहे हैं। अच्छा, लीडर ऑफ हाउस को ब्लैक मेल करते रहे हैं। एक दफा और वाकया है, बीबी एकदम पूछने लगी कि ये कोरम क्यों टूटता है खुर्शीद शाह साहब। तो कहने लगा बीबी कोरम इसलिए टूटता है कि वो प्लाट मांगते हैं। तो बीबी कहने लगी कहां से प्लाट दूं मैं पूरी कौम को अपने पीछे लगाऊं। तो फिर कहने लगा खुर्शीद शाह, कहने लगा बीबी फिर ऐसे करें हुकूमत चली जाएगी। फिर बीबी ने बेचारी ने सर नीचे कर दिया। कहने लगी खुर्शीद शाह नेक्स्ट मीटिंग में कोई लीगल पोजीशन बना के लाए, पार्लियामेंट के मेंबरों के लिए प्लॉट देने की कोई लीगल फ्रेम बनाए। तो फिर हमने बाद में बनी यानी पार्लियामेंट हाउसिंग स्कीम, उसके तहत 2 लाख का प्लॉट पहली किश्त, 6 लाख का प्लॉट बाहर बेच दो, 2 कनाल का 2.25 करोड़ प्रॉफिट मिलता था। अच्छा, तो आपने भी कोई प्लॉट लिया? ना, हमने पहले दिन ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जब तक मेरी कौम के पास नहीं होगा मैं नहीं लूंगा। मैंने ना कभी असल लाइसेंस लिया, ना कोई मैंने किसी किस्म का परमिट लिया, मैंने कोई मुराद नहीं ली। यहां तक कि मैंने बच्चा मेरा कहने लगा कि अबू आपके पास जो जॉब्स आई है, मैंने कहा ये गरीबों के लिए आई है। तो कहने लगा मुझे दे दो। मैंने कहा वजीर का बच्चे को आखिरी जॉब मिलेगी जब पूरी कौम को मिल जाएगी। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि आजकल इमरान भी इसी तरह के लोगों के दरमियान घिरा हुआ है? इमरान खान का कोई हमें तो आज तक उसके विजन का मुझे तो कोई समझ नहीं है। मेरी 72 साल में, जरदारी भी मुझसे छोटा है, इमरान खान भी छोटा है, नवाज शरीफ भी छोटा है मुझसे। अच्छा, मेरी तो इमरान खान की तो पॉलिसी, उसके अंदर मखरूरी बड़ी है, उसकी अकड़ बड़ी है। आकड़ तोड़े, इंकसार हो, सिर से सो पाए, टाट ओढ़े, माफिया मांगे खुदा से, इसके पुराने गुनाह भी माफ हो जाएंगे, इसके जो पीछे कीर्तियां ये बर्बाद कर रहा है। नहीं, मुल्क इमरान खान के ऊपर करप्शन का तो ऐसा कोई ना इल्जाम है। करप्शन के इल्जाम की बात करते हैं। आपको पता है अमेरिका में उसके ऊपर क्या इल्जाम है? अब करप्शन उसकी कोठी काठी किस तरह रह रहा है, अपनी एक बीवी उसके बच्चों का। अब ऐसी बातें ना करवाएं मुझसे, इमरान के बारे में ना ही पूछे, रहने दे। अच्छा, मेरी बात आप लाने वालों से पूछे। आप ये बताएं कि इमरान खान ये लाने वाले कौन होते हैं? आप बार बार लाने वाले बता रहे हैं। ये लाने वाले प्लानर होते हैं, प्लानर एस्टैब्लिशमेंट प्लानर होते हैं, यानी कि नवाज शरीफ को गोद में लेकर आए थे। वो कौन है? आपकी मुराद किन लोगों से? सीधी बात है, एस्टैब्लिशमेंट को आप समझते हैं एजेंसीज होती हैं, क्लियर है। इसमें कौन सी को बात, ये अब कुछ छुपी बात है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप मिनॉरिटीज को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज कल आप अमेरिका में मैं कहता हूं कि नेशनलिज्म की तरफ आओ, नेशनलिज्म की तरफ। पूरी दुनिया में अगर आप कामयाबी लेना चाहते हैं, हम प्राउड हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमें नेशनलिज्म की तरफ आ जाए
तो ये मुल्क हमारे में बहुत खूबियां हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज है। थैंक्स गॉड कि माँ के पौधले जन्नत का तस्वर है ये, और इस्लाम में छूत नहीं है, नफरत नहीं है, तासब नहीं है। खुदा का शुक्र है, नहीं तो ब्राह्मण में शेक हैंड करता नहीं है वो, यानी अपनी छोटी क्लास को हाथ नहीं मिलाता। हम प्राउड है, लेकिन काश कहीं से सियासतदानों से दौलत छीन लो, इनकी जो दौलत छीन लो किसी तरीके से। इस्लाम में तो छीनने के सारे तरीके हैं, यानी चाहे हाथ से, चाहे प्यार से, चाहे तलवार से, यानी आपके पास तो सारे तरीके हैं ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्कूल हमारे कब्जा किया था ना, गार्डन कॉलेज, मरे कॉलेज आपके यानी कब्जा किया था ना, तो सियासतदानों यानी कायदे ने तो अपनी सारी जायदाद दे दी थी। इनसे जो इनके लुदरों ने इतना माल खाया है, इतना माल खाया, और सब दे यानी, और जो इमरान खान के साथ है वो सारे वही चोर हैं जो उनके साथ थे। बहुत शुक्रिया जे सालिक साहब, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला दोबारा भी दावत दूंगा। आज बड़ा मजा आया आपसे बातें करके, और मिनॉरिटीज के बारे में, पाकिस्तान की बात कहूंगा कि खुदा का शुक्र है 45 साल में एक दिन बुखार नहीं, एक दिन जमीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असल लहसन नहीं, शराब पर नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। जे सालिक पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और आजकल अमेरिका में अपनी किताब की लॉन्चिंग के सिलसिले में आए हुए हैं। बहुत प्यारे इंसान हैं, और वो ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी जो है वो इन भगौड़ों को, इन करप्ट सियासतदानों को भगाने के लिए उनका साथ दे। और मेरी भी ये ख्वाहिश तो है कि अवाम जो है वो अपने वोट के जरिए, अपने वोट की ताकत के जरिए पाकिस्तान को बदलने में किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।